हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मैंने टाइम एंड टेंस में स्टार्ट किया था टाइम क्या है। आज मैं बतलाने जा रहा हूं कि टेंस क्या है। टेंस एक एक्शन है। जब तक कोई एक्शन नहीं होगा समझ लेंगे कि कोई टेंस नहीं होता है। और यहाँ हमने चर्चा भी किया है कि विदाउट एक्शन देयर इज नो टेंस। जब तक कोई एक्शन नहीं होगा तब तक कोई भी टेंस नहीं होगा, यानी टेंस के लिए एक्शन का होना जरूरी है। फिर यहाँ देखिए प्रश्न आता है, टाइम एंड टेंस फिर किसको कहते हैं। ऐसे भी आप याद रखेंगे कि अक्सर कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि केवल टेंस चैप्टर बोल देते हैं। कभी भी टेंस चैप्टर नहीं बोलना चाहिए। टेंस कुछ होता ही नहीं। जब तक टाइम नहीं होगा तब तक टेंस नहीं होगा। दोनों का एक दूसरे से रिलेशन जुड़ा हुआ है। और एक चीज और जान लें कि विदाउट टेंस टाइम इज पॉसिबल। अगर टेंस नहीं है तो टाइम हो सकता है, लेकिन अगर टाइम है तो टेंस हो ये कोई जरूरी नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि विदाउट टेंस टाइम इज पॉसिबल। बिना टेंस का टाइम संभव है, बट विदाउट टाइम, बिना टाइम का टेंस इज नॉट पॉसिबल। कभी नहीं हो सकता है। आप एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। हमने यहाँ लिखा इट इज 10 ऑफ क्लॉक। ऑफ पर ध्यान मत देंगे क्योंकि शॉर्ट फॉर्म है। आप जैसे कहते हैं 10 ओ, तो वो कुछ तो होता नहीं है, यहाँ पर ऑफ होता है। लोग इसको ऐसे जान गए अक्सर की रट गए हैं ओ क्लॉक, लेकिन होता है ऑफ। 10 बजे है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए टाइम का एग्जाम्पल इसे आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हम वर्ब को जोड़ दें, अगर कहें कि ही प्लेज, वह खेलता है। खेलता है इसका मतलब कि कोई काम हो रहा है। वह आदमी जो है, यहाँ पर वह जो भी हो सकता है, यहाँ खेलने का काम कर रहा है, इसका मतलब है कि इसमें टेंस है या टेंस है। लेकिन टाइम टेंस क्या होगा? तो अगर इसमें हम वर्ब भी दे दें और इसमें हम टाइम भी दे दें, अगर दोनों को दे देते हैं तो ये कहलाता है टाइम एंड टेंस। यही होता है टाइम टेंस। लेकिन फिर आप प्रश्न करेंगे कि बहुत ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें कि टाइम तो डायरेक्ट दिया नहीं रहता है। आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा ही प्लेज, इसमें एक्शन तो हो रहा है लेकिन टाइम कहाँ है। लेकिन एक चीज और जान ले कि अगर टाइम नहीं भी दिया हुआ है तो वर्ब से अंडरस्टूड होता है। क्यों? क्योंकि टाइम एंड टेंस जो है वो वर्ब का ही एक पार्ट है। आप यहाँ पर देखेंगे प्लेज, प्लेज का मतलब क्या आता है? V5 है, तो V5 यानी प्रेजेंट टाइम को शो करेगा। V5 और कहीं नहीं लग सकता है, केवल प्रेजेंट टाइम में ही आता है। फिर यहाँ पर हमने V2 का प्रयोग किया। V2 क्या होता है? तो V2 केवल पास्ट का फॉर्म होता है। इससे पता चला हमें कि हमने पास्ट टाइम के बारे में यहाँ डिस्कस किया। फिर तीसरे देखते हैं विल प्ले। विल किस में आता है? विल प्रेजेंट में नहीं आता है, पास्ट में नहीं आता है। जब भी आता है तो फ्यूचर में आता है। इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर टाइम को हम शो कर रहे हैं। ऐसे तो कुछ विद्वानों का कहना है कि फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जान ले यहाँ पर कि V5 रहे तो समझ जाएंगे प्रेजेंट टाइम है, V2 रहेंगे तो समझ जाएंगे पास्ट टाइम है, और विल रहेगा और विल के बाद V1 आता है तो ये फ्यूचर टाइम समझ लेंगे। अब यहाँ पर फिर एक प्रश्न उठता है कि सीक्वेंसेज ऑफ टाइम एंड टेंस क्या होता है? सीक्वेंस क्या होता है? यानी टाइम और टेंस के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए, दोनों का सेम नेचर होना चाहिए। आप दोस्ती कैसे करते हैं? जो आपके नेचर से मैच करता है दोस्ती उसी से करते हैं। तो दोनों का नेचर जब तक मैच नहीं करेगा दोस्ती नहीं होगी, झगड़ा हो जाता है ना। यहाँ पर भी सेम वही चीज होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि ही प्लेज, प्लेज जैसा कि मैंने अभी बतलाया कि प्लेज प्रेजेंट टाइम को शो करता है, और हमने यहाँ स्टरडे लगा दिया। स्टरडे लगा दिया तो पास्ट हो गया, तो प्रेजेंट और पास्ट कभी मिक्स हो ही नहीं सकता, यानी सेंटेंस ये पूरी तरह से गलत है। फिर सेकंड में देखते हैं ही विल प्ले कह दिया हमने। विल प्ले का मतलब ही होता है कि फ्यूचर के बारे में कर हुआ खेलेगा, और यहाँ स्टरडे क्या है? कल बीत गया। तो जब कल खेलेगा तो कल बीत कैसे गया? इसका मतलब ये भी दोनों में सीक्वेंस नहीं बैठा रहा है, तो क्वेश्चन गलत है। फिर यहाँ देखिए थर्ड में आते हैं ही प्लेड टुमारो। प्लेड यानी खेला था, V2 फॉर्म में है, और टुमारो कल आने वाला है, तो कल खेल भी चुका है और कल आने वाला भी है। इसका मतलब है कि टाइम और टेंस के बीच में सीक्वेंस नहीं है। जब तक सीक्वेंस नहीं रहेगा तब तक टाइम एंड टेंस का सेंटेंस सही नहीं होगा। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल थी ही प्लेज टुमारो। हाँ, एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि प्रेजेंट को, सिंपल प्रेजेंट को या प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम फ्यूचर में भी दिखा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर प्लेज है, उसके बाद भी हमने टुमारो लिखा और ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। फिर यहाँ देखेंगे ही विल प्ले टुमारो।
तो विल प्ले कहते हैं फ्यूचर को शो करता है, टुमारो भी फ्यूचर का शो करता है, दोनों का टाइम एंड टेंस का नेचर मैच करता है, इसका मतलब सेंटेंस सही है। फिर यहाँ देखते हैं प्लेड, प्लेड स्टडी, प्लेड कहते हैं तो प्लेड क्या है, V2 यानी पास्ट है, स्टडी कहते हैं तो क्या है, पास्ट को शो करता है। इसका मतलब क्या है कि V2 और V2 यह भी है आई पास्ट है, इसका मतलब कि दोनों पास्ट को दिखाता है यानी सेंटेंस कंप्लीट है। तो टाइम एंड टेंस में टाइम और टेंस दोनों का नेचर एक जैसा मिलना चाहिए तभी होता है। मैंने इस वीडियो में एक बेसिक जानकारी दिया कि टाइम एंड टेंस क्या होता है। अब यहाँ देखेंगे कि टाइम एंड टेंस 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। टाइम एंड टेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स जैसे ए फर्स्ट में आता है प्रेजेंट टेंस, फिर बी में है पास्ट टेंस और सी में है फ्यूचर टेंस। बचपन से पढ़ते आ रहे, कोई नई बात मैं नहीं बतला रहा हूँ, यहाँ तक ये कॉमन चीज है। लेकिन अब ये देखना है कि प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं। तो एक्शन दैट हैज एन एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस मीन्स अस्तित्व, इन प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। वैसे टेंस जिसका अस्तित्व अभी वर्तमान समय में है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम फिर 4 भागों में उप विभाजित, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे सब डिवाइडेड। यहाँ पर वर्ड को आपने देख ले कि सब डिवाइडेड का मतलब होता है उप विभाजित करना, यानी टेंस को हमने 3 भाग में बांटा, अब सबको यहाँ पर प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में हम बांटने जा रहे हैं। फर्स्ट में है प्रेजेंट इंडिफिनिट, या इसको हम सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं। फिर दूसरा में आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि अभी काम जारी है, चल रहा है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी काम चल रहा है, अभी पूरा होना बाकी है, यानी प्रोग्रेस में है, इसीलिए इसको कह देते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। थर्ड में आता है प्रेजेंट परफेक्ट, काम इसमें पूरा हो जाता है लेकिन उसका रिजल्ट अभी भी हमारे सामने मौजूद होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। फिर 4 नंबर में आप देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट हो गया। अब इसी तरह से हम देखेंगे पास्ट टेंस में भी। पास्ट टेंस में भी देखिए क्या है कि वो ऐसा एक्शन जिसका अस्तित्व पास्ट टाइम में था, अब नहीं है, कभी घटना घटी थी। कितना पहले की बात मैं नहीं करना चाहता हूँ, अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ब्रिटिश इंग्लिश में क्या होता है कि अगर उसका इम्प्रेशन भी हमारे मस्तिष्क पर है तो उसे हम प्रेजेंट कहते हैं, लेकिन वही अमेरिका में चले जाए तो अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं क्या कि जैसे काम समाप्त हुआ पास्ट का मैटर हो गया। तो चूंकि इंडिया में हम लोग ज्यादातर ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं और यहाँ हम भी इसी तरह से फॉलो करेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि जो काम या जो जिस काम का अस्तित्व पास्ट टाइम में था उसे पास्ट टेंस कहते हैं। इसे भी हम सब डिवाइड करेंगे 4 भाग में। जैसे फर्स्ट में आप देख सकते हैं सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफिनिट। वहां पर क्या था, प्रेजेंट था, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडिफिनिट। यहाँ पर केवल प्रेजेंट की जगह हमने पास्ट कर दिया, सेम बन गया। फिर सेकंड में आप देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इम्परफेक्ट और पास्ट प्रोग्रेसिव। काम चल रहा था लेकिन काम पूरा हुआ न हुआ इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। फिर थर्ड में देखते हैं, इसमें एक नया नाम ऐड हो जाता है। जैसे थर्ड में कहते हैं पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट तो आप सब जानते हैं, लेकिन प्लू परफेक्ट शायद आप ना जानते हो, इसलिए इसका एक दूसरा नाम भी होता है प्लू परफेक्ट। फिर 4 में आते हैं, देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। इस तरह से प्रेजेंट और पास्ट है। अब यहाँ पर हम फ्यूचर की बात करेंगे कि फ्यूचर में बहुत विद्वानों के बीच में काफी मतभेद है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है। अब जैसे मैंने कहा कि मैं कल आऊंगा और कल मैं नहीं आया तो एक्शन तो हुआ नहीं, लेकिन अगर इसको प्रैक्टिकल के रूप में देखा जाए तो हम ऐसा आशा करते हैं कि कल होगा। अगर हम आप छोटी सी बात में कहना चाहूंगा आपको कि अगर मैं कह दूं कि कल धरती तबाह हो जाएगा, या कोई बड़े भविष्य वक्ता ऐसा कह दे कि कल कोई बचेगा ही नहीं, धरती पूरा नष्ट हो जाएगा, तो क्या आज आप पढ़ाई करेंगे, काम करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। अब अभी छोड़ देंगे और केवल किस्मत को कोसेंगे कि अब सब इतना मेहनत मेरा सब बेकार चला गया। तो एक बात स्पष्ट समझ लेंगे कि फ्यूचर टेंस ऐसे नहीं होता है, लेकिन हम चूंकि आशावादी प्राणी हैं,
मैन इज एन ऑप्टिमिस्टिक क्रिएचर। आशावादी होने के चलते हम जितना भी आज मेहनत कर रहे हैं इसका पर्पस क्या है कि कल होगा, कल हम अच्छा करेंगे, इसलिए हम फ्यूचर टेंस को भी मान लेते हैं। चलिए अब सी में देखेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में 4 नहीं होते हैं, पहले लोग 4 पढ़ते थे, अब इसमें 3 होता है। ऐसे तो अब कहा जाए तो फ्यूचर का बहुत वैल्यू घट गया है, फिर भी कहीं न कहीं हमें इसका यूज करना पड़ता है। तो आखिर फ्यूचर टेंस होता क्या है? तो वैसा एक्शन जो भविष्य में होने की हम आशा करते हैं, ये गारंटी नहीं कि कल जो कह दिया हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आशा करते हैं कि कल होगा, यानी हम इसमें केवल आशा कर सकते हैं मनुष्य के नेचर के अनुसार, क्योंकि मनुष्य आशावादी प्राणी है। अब यहाँ देखेंगे कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में यहाँ चर्चा हमने किया कि इसको हम 3 भागों में बांट देते हैं। फर्स्ट में सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट। सबसे ज्यादा अगर फ्यूचर की बात करें तो इसी का यूज होता है, लेकिन फ्यूचर टेंस को दिखाने के लिए हम चाहें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी यूज कर सकते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम इंडेफिनिट बनाने के लिए इसका यूज कर देते हैं। तो सिंपल फ्यूचर का पूरे फ्यूचर में सबसे अधिक यूज होता है। फिर सेकेंड आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसमें क्या होगा? तो रहूंगा रहेगा का कंसेप्ट आएगा, मैं यह काम करता रहूंगा। ये सब गलत होता है ना? ये होता है, सही होता बताइए? ऐसा हम लोग बोलते हैं उतना, ये काम होता रहेगा, पढ़ता रहेगा, नहीं होता है, लेकिन कम होता है। हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस से ही इसको बता देते हैं, अगले साल मैं दिल्ली जा रहा हूँ, लेकिन दिल्ली जा रहा हूँ यानी कन्फर्म है हमारा। अब फ्यूचर में कह दे कि मैं जाता रहूंगा, हो सकता जाऊंगा ना जाऊंगा, इसीलिए फ्यूचर से ज्यादा प्रेजेंट में ही बोला जाता है, इसलिए इसका यूज कम होता है। उसके बाद थर्ड में आता है फ्यूचर परफेक्ट। इसका यूज आज बहुत ज्यादा होता है। सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट का 2 का यूज सबसे अधिक होता है फ्यूचर में, और ये 3 को ही लेकर के हम चलते हैं। तो आपने क्या देखा कि पूरे टेंस में 11 टाइप्स का हुआ है ना? ये 11 टाइप्स का होता है टेंस, और इसी के बारे में एक एक करके मैं चर्चा करूंगा। अब यहाँ से हम सिंपल प्रेजेंट के बारे में आपको बताएंगे। सिंपल प्रेजेंट क्या है? इसमें देखिए 2 तरह का मैंने डिफिनेशन दिया है। फर्स्ट में है द एक्शन दैट हैपेंस ग्रेजुअली। ग्रेजुअली क्या होता है? धीरे धीरे। इन प्रेजेंट टाइम विथ एन इंटरवल। जो रुक रुक कर प्रेजेंट टाइम में धीरे धीरे होता है उसको हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट, यानी रुक रुक कर कहते हैं इसको। सेकंड में आप देखेंगे एक और डिफिनेशन इसका जस्ट उल्टा है, लेकिन उल्टा नहीं है, समझने का प्रश्न है कि एक्शन दैट हैपेंस ऑल द टाइम विदाउट एनी इंटरवल। वैसा भी इसमें टेंस आएगा, वैसा भी एक्शन आएगा जो कभी रुकता ही नहीं है। आप जिसको कह सकते हैं यूनिवर्सल। जितने भी प्राकृतिक घटनाएं होती है वो सभी सिंपल प्रेजेंट का होता है। अब जैसे कहते हैं धरती घूमती है, धरती कभी घूमना बंद होती है? कभी नहीं, धरती हमेशा घूमती रहती है। तो जो लगातार प्रकृति में घटनाएं होती रहती है वो सभी सिंपल प्रेजेंट में माना जाता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल टेंस भी कहा जाता है। और दूसरा एक एक्शन क्या है कि हम लोग जैसे कहते हैं कि मैं पढ़ता हूँ, तो क्या मैं लगातार पढ़ते रहता हूँ? नहीं, पढ़ता हूँ फिर रुकता है फिर स्टार्ट करता हूँ, यानी सामान्य गति से चलते रहता है रुक रुक कर। इसीलिए मैंने इसमें लिखा है कि प्रेजेंट टाइम विथ इंटरवल होता है। तो ऐसा काम जो धीरे धीरे स्वतः चलते रहता है, रुक रुक कर चलते रहता है, उसको हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। अब यहाँ देखेंगे इसमें मेन पॉइंट्स पर फोकस मैंने किया है। सबसे पहला देखेंगे वर्ब फॉर्म्स क्या होता है। तो जैसा कि अभी जानते होंगे वर्ब के 5, पहले प्राचीन काल में 6 होते थे। प्राचीन काल ना कहें, जब से ब्रिटिश सरकार यहाँ इंडिया में आई और इंग्लिश की शुरुआत किया तो उस समय 6 फॉर्म्स होते थे। 2 + V1 को भी एक फॉर्म माना जाता V6, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर कहता है कि 5 होते हैं। तो 5 में देख लेंगे V1। V1 क्या है? जैसे हम गो को लेके चलते हैं तो V1 में गो। अब V5 यहाँ पर क्यों आ गया? आप कहेंगे कि V1 के बाद V2 होना चाहिए, V3 होना चाहिए, V5 ऐसे रेगुलर चलना चाहिए, लेकिन नहीं देने का भी इसके पीछे कारण है। क्योंकि मैं सिंपल प्रेजेंट आपको पढ़ा रहा हूँ, तो सिंपल प्रेजेंट में केवल 2 ही फॉर्म का यूज होता है। आगे मैंने चर्चा भी किया है कि या तो V1 का यूज करेंगे या तो V5 का यूज करेंगे।
बाकी V2 और V3 V4 का तो सिंपल प्रेजेंट में यूज हो ही नहीं सकता है। ऐसा क्यों? जितना भी वर्ब होता है, आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द वर्ब, आपसे कोई पूछेगा कि वर्ब का नेचर क्या है या वर्ब का नंबर, व्हाट इज द नंबर ऑफ द वर्ब, तो आप सीधे कहेंगे कि वर्ब का नेचर होता है प्लूरल। इट मीन्स V1 इज ऑलवेज प्लूरल। जितने भी V1 होते हैं वो सभी प्लूरल होते हैं। लेकिन जैसे इसमें हम S और ES लगा देते हैं, V5 बना देते हैं, तो वो सब हो जाता है सिंगुलर। तो सिंपल प्रेजेंट में केवल दो ही फॉर्म का यूज करेंगे, या तो प्लूरल या तो सिंगुलर। बाकी जो बच गया यहाँ देखिए V2 V3 और V4 मैंने लिख दिया यहाँ कि नाइदर सिंगुलर नॉर प्लूरल। ये ना तो सिंगुलर होते हैं ना तो प्लूरल होते हैं, और सिंपल प्रेजेंट में इसका कोई भी काम नहीं होता है। यानी आपको केवल दो ही फॉर्म के बारे में जानना होगा, V1 और V5। चलिए आगे हम इसमें और कुछ देखना चाहेंगे कि जैसे आप पर्सन के बारे में समझ लेंगे। पर्सन आप जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन केवल 3 होते हैं, और नंबर कितने होते हैं? 2 होते हैं। हिंदी और इंग्लिश में 2 नंबर होते हैं, और संस्कृत में आपने पढ़ा होगा 3 नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ संस्कृत के बारे में कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ ना, तो इसलिए यहाँ देखेंगे सिंगुलर और प्लूरल। फर्स्ट पर्सन में आप देखेंगे आई और वी है, सिंगुलर में आई और प्लूरल में वी। यहाँ पर देखिए कुछ कंसेप्ट को आप समझेंगे। यहाँ से हम देखते हैं, देखिए प्लूरल क्या है? ए वी है, तो प्लूरल सब्जेक्ट, और यहाँ पर देखिए प्लूरल वर्ब आ गया। फिर यहाँ यू आते हैं, ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब आता है। प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब आता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। यहाँ पर आपने क्या देखा कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ऐसा ही चलता है। लेकिन ये दोनों का कंडीशन कुछ डिफरेंट है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब कैसा है? तो ये प्लूरल वर्ब है। यहाँ भी आप देख सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर वर्ब कैसा है? तो प्लूरल वर्ब है। ये दोनों रूल को फॉलो नहीं करता, आगे मैंने चर्चा उस पर किया भी है। ठीक है, इसमें तो एक चीज और ध्यान में देंगे कि अगर देखिए यहाँ लिखे हैं, इफ द सब्जेक्ट ऑफ सिंपल प्रेजेंट इज इन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर V5 मतलब V प्लस S और ES को ऐड किया जाता है, इसी को कहते हैं V5। तो थर्ड पर्सन, यहाँ देखिए थर्ड पर्सन ये हो गया ऐसे, और सिंगुलर नंबर यहाँ से सीधे आ जाए ऐसे हो गया। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में अगर सब्जेक्ट रहे सिंपल प्रेजेंट में, तो वर्ब के साथ या तो V5 या तो क्या लगाते हैं? S और ES जोड़ देते हैं, यानी V5 में S या ES जोड़ करके हम बना देते हैं इसको सिंगुलर। बस इसका एक ही तरीका। बाकी सभी के साथ कैसा होगा? तो सभी के साथ केवल V1 लगेगा, बस यही एक ऐसा है। तो अगर इसको हम ढंग से याद रख लें तो बाकी को याद रखने की जरूरत ही हमें नहीं होगी। अब यहाँ देखेंगे कंसेप्ट इसका चलता है, पूरे इंग्लिश का कंसेप्ट है। सिंटैक्स में मैं इसको चर्चा करूंगा, और ऐसे पूरे ग्रामर का कंसेप्ट है। A singular subject requires a singular verb, a plural subject requires a plural verb. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा। इसका मात्र एक्सेप्शन 2 ही आता है, आई और यू। बाकी तो यहाँ ठीक ही है ना। यहाँ देख रहे हैं कि प्लूरल है तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगा। यहाँ यू का मतलब तुम लोग, इसको यू ऑल भी कह सकते हैं, ऑल ऑफ यू भी कह सकते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ये सब रूल को फॉलो किया। यहाँ देख सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है। लेकिन ये दोनों जो आप देख रहे हैं ना, ये दोनों जो देख रहे हैं यही एक्सेप्शन है। यहाँ मैंने लिख दिया है कि आई एंड यू आर एक्सेप्शंस ऑफ दिस रूल। इस रूल का 2 एक्सेप्शंस है, और इसके साथ सिंगुलर होने के बावजूद भी हम वर्ब कैसा लगाते हैं? तो प्लूरल लगाते हैं, यही एक्सेप्शन है। इसलिए सिंपल प्रेजेंट में केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को आपको ठीक से समझ लेना है। अगर इसे आप समझ लेते हैं तो वर्ब लगाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए यहाँ देखेंगे हम कि सिंपल प्रेजेंट में कुछ मेन पॉइंट्स पर। अगला इफ सेड, अगर ऐसा कहा जाए तो देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब ऑफ सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। जैसे आप देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर लगता है,
प्रेजेंट परफेक्ट में भी देखते हैं हैज हैव लगता है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है, यानी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर फिर एक कंडीशन आ जाता है कि यदि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में तो हो, लेकिन अगर वह इंट्रोगेटिव में हो, यानी प्रश्न करने वाला स्थिति हो, या फिर नेगेटिव में हो, या फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों में हो, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि डूडज का प्रयोग हो जाता है। डूडज क्या होता है? तो डूडज आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर आ जाता है, यानी जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव या नेगेटिव या दोनों में रहेगा तब होगा, ऐसे उसमें नहीं कुछ होता है। चलिए अब देखेंगे डज का यूज हम कहाँ करेंगे, क्योंकि इसमें देखिए अलग से ईएस लगा हुआ है ना, तो डज का यूज हम करते हैं जब सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होता है, तो यानी जिसमें आप V5 लगाने की बात सोचते हैं ना, वहां पर आप डज का प्रयोग करेंगे। बाकी रेस्ट ऑफ द नंबर्स एंड पर्सन्स टेक डू, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़कर बाकी जो बच गया उसमें आप डू का प्रयोग कर देंगे। डू का मतलब V1 यानी क्या? प्लूरल। डू का मतलब V1 और V1 इन प्लूरल हो गया। अब यहाँ देखेंगे कुछ और कंडीशन। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? जो सनातन सत्य है, उसको जब भी हम एक्सप्रेस करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट में करते हैं, दूसरा में कभी हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। हमेशा जो होता है ना वो सिंपल प्रेजेंट में होता है। ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा क्यों? क्योंकि ये सनातन सत्य हमेशा ऐसा होता रहेगा। जैसे आप देख लीजिए एग्जाम्पल में, द सन रिवॉल्व्स अराउंड द गैलेक्सी। सूर्य गैलेक्सी यानी आकाश गंगा के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो लगाता है ऐसा मतलब नहीं कि कल लगाना बंद कर देगा, लगाता है और लगाते रहेगा, हमेशा ऐसा चलते रहेगा। ये बहुत लंबे समय से आ रहा है और बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसा। तो ये क्या है? तो हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ होता रहेगा। फिर उसी तरह से आप देख रहे हैं साइंटिफिक थ्योरी एंड प्रिंसिपल इज एक्सप्रेस्ड इन सिंपल प्रेजेंट। विज्ञान आप पढ़ते होंगे, साइंस सब कोई पढ़ता है, हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं। तो विज्ञान में आपने क्या देखता है? आप देखते हैं हमेशा कि जैसे कोई काम होता है तो होता है, ये प्रोसेस है, ये प्रिंसिपल है, थ्योरी है। जैसे आप कहते हैं कि लाइट मूव्स फास्टर देन साउंड, लाइट का स्पीड साउंड का स्पीड से ज्यादा है। ऐसा कभी आप सोचे हैं कि ऐसा कभी होगा कि साउंड का स्पीड बढ़ जाए और लाइट का घट जाए? आप ऐसा कभी नहीं सोच सकते हैं। लाइट का स्पीड इतना ज्यादा है कि साउंड का स्पीड उससे ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता है। यानी यूनिवर्सल ट्रूथ तो है ही, लेकिन इसको साइंस में रखा जाता है, इसको साइंटिफिक थ्योरी के रूप में माना जाता है, ये साइंस में आ जाता है। ऐसे जितना भी साइंस है वो क्या है? सब यूनिवर्सल ट्रूथ ही है, ऐसा नहीं समझे। लेकिन इसको हम अलग से कैटेगराइज कर देते हैं कि ये साइंस के थ्योरी में आ जाता है। फिर आगे देखते हैं हैबिचुअल थिंग्स क्या होता है? इसको हम कहते हैं आदत संबंधी। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम आदत संबंधी करते हैं। जैसे वी गेट अप इन द मॉर्निंग, हम सब प्रातः काल उठते हैं। हम सब का मतलब, अब कुछ ऐसे भी आलसी लोग होंगे जो नहीं उठते होंगे, लेकिन उसके चलते यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं दे सकते हैं आप। यूनिवर्सल का मतलब जो सामान्यता होता है, चाहे इंडिया की बात करें, चाहे अमेरिका, चाहे किसी देश की बात करें, जहां जब सवेरा होता है, सवेरे का मतलब है लोगों को उठ करके नित्य कर्म करके फिर अपने काम में लग जाना। ये प्रकृति का नियम है, दुनिया में सब ऐसे ही चलता रहता है। यहाँ तक कि जीव जंतु भी जितने भी होते हैं वो सभी भी सुबह उठ जाते हैं, ये प्राकृतिक नियम है। तो इसको हम लोग हैबिचुअल में मानते हैं, ये हैबिट में ऐसा होता है, समानता ऐसा करते हैं। फिर देखते हैं अगला में मैक्सिम क्या होता है? कहावतें। मैक्सिम्स का मतलब कहावतें। कहावतें भी ज्यादातर सिंपल प्रेजेंट में होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे अनुभवी लोगों ने एक ऐसा सिद्धांत बनाया, ऐसा रूल्स बनाया जो पहले भी था, आज भी है और कल भी चलता रहेगा। ये नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ साथ ये रूल बदल जाएगा। जैसे आप देखें इसको, ए बैड कारपेंटर क्वारल्स विथ हिज टूल्स। इसको कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अरे आज भी ऐसा है, कल भी ऐसा था और आने वाला समय में होगा कि जिसको काम नहीं करने आता है वो कुछ न कुछ उसमें त्रुटियां निकालता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। जिसको नाचना है वो ट्रेन के ऊपर बॉगी पर भी खड़ा होकर नाच देता है। अक्सर आप ऐसा देखेंगे फिल्म आदि में। तो इसलिए समझ लें कि जितना भी लगभग ऐसे कहावतें होते हैं जो सभी सिंपल प्रेजेंट में आता है।